शुरुआत करते हैं। चूंकि ये जूम मीटिंग है तो इसमें 45 मिनट्स का ही अलाउ है टाइम का। और लोग आ रहे हैं। रंजीत जी नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को। और इस एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में जो कि मैंने पिछले 10-15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। चूंकि जब तक टीचर की क्रेडिबिलिटी लोगों को पता नहीं होती तब तक उनको थोड़ा मज़ा नहीं आता। तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं सॉफ्टवेयर टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने एमबीए किया है और मैंने ज्योतिष के लिए, चूंकि आप लोग यहाँ ज्योतिष के लिए जुड़े हैं, तो मैंने ज्योतिष के लिए एमए इन एस्ट्रोलॉजी किया है इग्नू से। इसके अलावा ज्योतिष रत्नाकर करके एक होता है, वो भी मैंने किया हुआ है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हुई हैं। काफ़ी सारे बुक्स हैं, काफ़ी सारे शास्त्र हैं, इन सब का अध्ययन किया है। और पिछले 15 साल से मैं लगभग ये चीज़ देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और लगभग 4 से 5 हजार कुंडली का मैं विश्लेषण कर चुका हूँ। तो चूंकि मेरा जो ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने का मकसद था वो लोगों की हेल्प करना था। पैसा कमाना मेरा एम नहीं था। चूंकि ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि मैं अपना घर चला सकूं अच्छे से। और तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से इसलिए जुड़ा कि लोगों की हेल्प की जा सके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। जैसा कि मैंने अपने पुराने एक अभी वीडियो जो बनाया उसमें मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। और इस साइंस का अगर अच्छे से यूज किया जाए तो आप अपने फ्यूचर में होने वाली काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। बदल तो नहीं सकते, क्योंकि बदलने का कोई भी नहीं बदल सकता उसको, बट हम उस चीज़ को थोड़ा सा अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो, अगर आप लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का जो रिलेशन होता है वो 8वें भाव से होता है। और 8वां भाव आपको पता है कि मृत्यु का होता है, काफी सारी मुसीबतों का होता है, परेशानी का होता है। तो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाते हैं तो आपका 8वां भाव का जो खराबी थी वो अपने आप थोड़ी सी कम होने लगती है। तो आप लोगों का स्वागत है कि आप लोगों ने अपना 8वां भाव जो है उसके लिए काम करना चालू कर दिया है। और अब आप लोगों को ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। ऐसा एस्ट्रोलॉजी चूंकि ऊपर वाले का दिया हुआ एक आशीर्वाद ही है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने उसको शास्त्रों के माध्यम से आप लोगों तक, सब लोगों के बीच पहुंचाया। और इसका मकसद ही ये है कि हम लोग जो अपने हमारी जो संस्कृति है उसकी जो पुरानी चीजें हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो सब हम जान सकें। क्योंकि इन सब चीजों में, एस्ट्रोलॉजी में और कोई भी हमारा पुराना शास्त्र है उस सब में वही बताया गया है जो कि तर्क संगत है। अब जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों का 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो अभी आप लोग कुछ दिनों के बाद देखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आप लोगों को जो अक्सर लोग जो बीमार रहते थे 8वें भाव की वजह से, उनकी बीमारियां कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी। और जो वो अक्सर परेशान रहते थे कुछ चीज़ों से, वो भी उनकी ठीक होना चालू हो जाएंगी। चूंकि ये मैंने खुद आजमाया है काफ़ी लोगों को। मैं रेमेडी भी बताता हूँ जिनका 8वां भाव खराब होता है और 8वें भाव में कुछ खराब ग्रह होते हैं। तो ये मैंने जस्ट इसलिए बताया कि आप लोगों को थोड़ा उसमें एक इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ, हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, बट उस अच्छा सीखने से हमको भी फायदा होगा। और हम जो पुरानी हमारी चीजें हैं, पुराने शास्त्र हैं, उनको हम समझ सकेंगे। और उस समझने के साथ साथ हम लोगों की सहायता भी कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप अपना उद्देश्य ये रखेंगे कि हम लोगों की सहायता करेंगे, तो ऊपर वाले का जो ब्लेसिंग्स है तभी आपके साथ आ पाएगा। अगर आप, चूंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजर जिनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। तो मैं ये उससे उनका विरोध नहीं करता। पैसा कमाइए, आप लोगों का ये काम है पैसा कमाना। तो पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, बट उसमें आप लोग वो लोग जब उसको मिसयूज करने लगते हैं,
तो वो चीज खराब है। क्योंकि मिसयूज करना नहीं चाहिए। आदमी आपके पास परेशान होके आता है, आपके पास एक होप से आता है, और वो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो एक होप से जाते हो, आपको कुछ भी पता नहीं होता कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, पर बट जो डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है या जो भी डॉक्टर आपको बताता है, तो उसके हिसाब से आप वो दवाइयाँ लेते हैं। उसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर भी होता है। वो एस्ट्रोलॉजर के पास जब आदमी जाता है तो वो एक मकसद से जाता है, एक उद्देश्य से जाता है। और अगर आप उसके उस मकसद को ठीक कर देते हैं, और जो भी आपकी दक्षिणा है वो आप ले लीजिए, बट किसी को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो ऊपर वाले की जो सर ब्लेसिंग्स है वो आपको। रमा जी आप म्यूट हो सकते हैं, रमा जी आप प्लीज म्यूट हो, आई एम सो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन सर। रमा जी क्या आप प्लीज हाँ, म्यूट हो सकते हैं प्लीज। प्लीज म्यूट हो जाएं। तो थैंक मैं यू। यही बता रहा था कि अगर आप इसको ब्लेसिंग के रूप में लेंगे तो आप इस चीज से काफी लाभ कमा सकते हैं। लाभ कैसे आप इससे उठा सकते हैं, जैसे आपके फ्यूचर में जो होने वाली चीजें हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आपका सपोज किसी का एक्सीडेंट, उसकी उसने देखा कि उसको एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है उसकी लाइफ में कि एक एक्सीडेंट होने वाला है। आप उस एक्सीडेंट को तो नहीं रोक सकते, परंतु आप अगर उस भाव को या उन ग्रहों को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, उनकी रेमेडीज वगैरह कर लेंगे, मंत्रों का जाप कर लेंगे, तो हो सकता है उस एक्सीडेंट में जिसमें आपका टांग टूटने वाली थी, आपको सिर्फ खरोच आ जाए। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा बून है। और कोई स्टूडेंट होता है, उसको समझ नहीं आता मैं कौन से चीज का पढ़ाई करूं, या मुझे जॉब लगेगी या सर्विस लगेगी। अक्सर एस्ट्रोलॉजर के पास जो हम लोगों के पास आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं, शादी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, और धन से रिलेटेड, और अक्सर लोग लीगल में फंसे होते हैं, तो भी उससे चीजें लेके आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी में एक साइंस है जो ग्रहों नक्षत्रों के ऊपर चलने वाली साइंस है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने उन ग्रहों नक्षत्रों की चाल को देखते हुए पंचांग बनाए, और ऐसे पंचांग बनाए कि आगे आने वाले सैकड़ों साल, हजारों साल बाद के भी कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये सब चीजें उन्होंने उन पंचांग के माध्यम से आप लोगों को हजारों साल पहले बता दी। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा साइंस है, कि जिसके माध्यम से आप हजारों साल आगे की चीज बिल्कुल एक्यूरेट बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि कब कौन सा नक्षत्र आएगा, कब कौन सा ग्रह का समय आएगा। और चूंकि आपको पता है कि सूर्य मेष राशि में अप्रैल में प्रवेश करता है, और हर एक ग्रह की 9 ग्रह होते हैं, आपको पता होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, गुरु, राहु, और केतु। और इसके अलावा 27 नक्षत्र होते हैं, और 12 भाव आपकी कुंडली में होते हैं। जब भी आप कुंडली देखते हैं तो आपको उस कुंडली में 12 खाने दिखाई देते होंगे। उन 12 खानों में एक नंबर लिखा होता है। तो जो भी उन 12 खानों में नंबर लिखा होता है, तो जो पहले खाने में जो नंबर लिखा होता है वो ही आपका लग्न होता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि आपका ये लग्न है, तो जो प्रथम भाव में जो नंबर लिखा होता है उसको लग्न बोला जाता है। और इसके अलावा आपका चंद्र जिस राशि में होता है, तो उसको आपकी जन्म की राशि बोला जाता है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारा राशि कौन सी है। तो राशि चंद्र की होती है, और लग्न जिसमें आपका पहला खाना में जो नंबर लिखा, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों के आसपास ही आपका सारा कुंडली घूमती रहती है। और जब उसको और बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हम नक्षत्रों की तरफ चलते हैं। बट मैं नक्षत्रों के बारे में काफी बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो बेसिक में क्या होता है कि काल पुरुष की, एक सेकंड, एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक होता है उसमें 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। और उन 9 ग्रहों के बारे में आपको पता होगा कि कौन कैसे चलता है, और किसका कितना दिन होता है। तो ज्योतिष के हिसाब से ग्रह केवल 7 है। उसमें सूर्य
चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु को ग्रहों की संज्ञा नहीं दी गई है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, परंतु हमारी जो कुंडली होती है उसमें हम राहु और केतु को लेकर भी चलते हैं। और सबसे दूर जो ग्रह है वो शनि होता है। शनि को सबसे दूर की दिया गया है। उसके बाद इसलिए शनि सबसे दूर होने की वजह से वो पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है वो लगभग 30 साल में करता है। शनि के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति, एक सेकंड, कोई हो रहा है। शनि के बाद आता है बृहस्पति। तो मैं चलो एक बोर्ड बनाता हूँ, उसमें आप लोगों को कुंडली बना के दिखाता हूँ, तो थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। कोई बीच बीच में आ रहा है, मैं किसी को होस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। को होस्ट बनाइए सर, किसी को को होस्ट बनाइए, सो वी कैन कीप एंड वॉच। कोई आ रहा है। मेरे को बना दीजिए सर, कोई इशू नहीं, मैं देख लूंगा उसको। कौन, किसको हम बताइए? सुमित को। सुमित जी। हाँ जी, मैं टेक केयर कर लूंगा इस चीज का। यस सर, बन गया होस्ट। ठीक है, तो आप देखिएगा अभी कोई आता है तो। ठीक है सर, मैं इसको टेक केयर कर लूंगा। हम्म, तो बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लोडिंग हाँ हो जी, रही हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, तो बेसिक्स का शुरुआत करते हैं। तो मैंने बताया कि आप लोगों को अभी मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, तो शायद थोड़ी हैंड राइटिंग कम अच्छी होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखता हूँ। 9 प्लैनेट्स। ठीक है, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों का आपको पता चल गया, उनकी मैं बेसिक आपको दे देता हूँ। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा बोला जाता है। सन इज द किंग, एंड मून क्वीन। ये इसलिए आपको जानना थोड़ा जरूरी, आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आप उनकी तत्वों को जानेंगे, उनके कारक तत्वों को जानेंगे, तभी आप उनके बारे में बता सकेंगे कि जब अगर सन यहाँ पर स्थित है, तो चूंकि सन एक किंग होता है, तो सन जहाँ पर होता है वो अपने आसपास के जो भी ग्रह होते हैं उनको अस्त करने की उसके अंदर ताकत रहती है, तो वो उनको अस्त कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा को एक सौम्य ग्रह माना गया है, सूर्य को एक क्रूर ग्रह माना गया है। जैसे फादर होते हैं, जस्ट लाइक सन को भी फादर की संज्ञा दी गई है। जैसे फादर अपने बच्चों को जो भी वो कुछ खराब करने जाते हैं तो उनको डांटते हैं, तो उसी तरीके से क्रूर सन को बोला जाता है। मतलब वो आपका खराब नहीं करते, बट आपको हमेशा डांटते हैं। आप जब कुछ गलत काम करने जाते हैं या आप कुछ गलत करते हैं तो डांटते हैं। तो इस तरीके से हमेशा फादर को एक क्रूर मान के चला जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी सन को इसीलिए क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। परंतु सन जो है वो आत्मा है, और सन जहां पर रहता है वहीं पर आपकी आत्मा का निवास होता है। इसके बाद बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा को एक सौम्य ग्रह माना गया है, काफी शीतल होता है, क्योंकि उसका कलर भी आपने देखा है व्हाइट होता है। और इसको माँ की संज्ञा दी गई है। वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? नहीं सर, सही है। नहीं सर, ठीक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ी राइटिंग परफेक्ट नहीं है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, तो सन को पिता की संज्ञा दी गई है, और जो मून है उसको माँ की संज्ञा दी गई है। अब चूंकि आपको पता है कि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा सबसे तेज चलता है। ये
मतलब 2.25 दिन में अपनी चाल बदल देता है। इसलिए चंद्रमा का संबंध जो होता है वो आपके दिमाग से होता है। तो आप लोगों का जो दिमाग हमेशा चलता रहता है, कभी आपका दिमाग शांत रहता है, कभी आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि यार सब कुछ छोड़ के चलो कहीं चलते हैं, कभी आपका दिमाग बड़ा खुश होता है। तो वो चंद्रमा की जो राशि परिवर्तन होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो 12 खाने होते हैं, तो अभी चंद्रमा यहाँ बैठा है, समझ लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, तो ये मेष राशि हो गई। अब सपोज चंद्रमा आपका यहाँ पर मेष राशि में बैठा हुआ है पहले आज के दिन। तो आज के दिन चंद्रमा यहाँ मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि क्या होती, उग्र होती है और एक अग्नि तत्व की राशि होती। तो यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म रह सकता है, परंतु जब वो 2.25 दिन के बाद पहले से दूसरे में आएगी, तो दूसरा जो होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरा जो होता है वो वृष राशि होती है, यानी शुक्र की राशि होती है। ये भी एक सौम्य राशि होती है, थोड़ा विलासिता की तरफ, थोड़ा इनको खाने पीने का शौकीन होता है, और ये खाना भी 2 नंबर खाने पीने का होता है। तो जब आपका चंद्रमा इस नंबर पे आ जाता है 2.25 दिन के बाद, तो आपको एकदम से खाने पीने की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, आपकी वाणी थोड़ी सी उसी हिसाब से हो जाती है। तो इस वजह से जो आपका दिमाग चलता रहता है, वो चंद्रमा की चाल की वजह से ही से बढ़ता है। सन 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करता है, और चंद्रमा जो है वो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित कर देता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का मूड स्विंग कैसे होता रहता है। कभी आपकी वाइफ का एकदम से मूड स्विंग हो जाता है, तो आप लोगों की लड़ाई हो जाती होगी, आपको लगता होगा क्या यार एकदम से हो गया, कल तो ये अच्छी थी और आज ऐसा क्या मैंने कर दिया। तो ये उसका कसूर नहीं है, ये उसके चंद्रमा का कसूर है। तो सन और मून की बारी हो गई। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल को मार्स को जो है वो सेनापति का दर्जा दिया गया है। सेनापति मतलब ये जो राजा हो गया, इस राजा का सेनापति हो गया। मतलब जब भी किसी से लड़ाई करनी होती है, कहीं एग्रेशन दिखाना होता है, तो मंगल ही आगे जाता है, राजा की रक्षा करता है। मंगल को एक पुरुष प्रधान ग्रह बोला गया है, उग्र बोला गया है, काफी लड़ाई झगड़े का शौकीन होता है। और मंगल के बारे में काफी सारी ये है भ्रांतियां कि आदमी जब मांगलिक हो जाता है तो उसको मांगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए। ये सब चीजें मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी बस जस्ट ग्रहों के थोड़ा जस्टिफिकेशन सुन लीजिए क्या होता है ग्रह। और तो मार्स आप समझ गए कि मार्स एक उग्र ग्रह है, मार्स एक पुरुष प्रधान ग्रह है, मार्स हमेशा एग्रेसिव रहता है। और मार्स के बाद मार्स के बाद बारी आती है गुरु के देवता होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति को काफी बड़ा स्थान दिया गया है कुंडली में। और एक होती है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का भी समय रहा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। काफी सारी टेक्निक्स हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो होती है, उस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को जीव कारक माना जाता है। मतलब आपकी जो कुंडली में जो जीव कारक है, आत्मा का कारक है। अभी मैंने बताया सन आत्मा का कारक है, बट उस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को जीव कारक माना गया है। जहां पर जुपिटर बैठा होता है उसी को ही लग्न माना जाता है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। मतलब जुपिटर का स्थान बहुत बड़ा है, और जुपिटर को ऐसा बोला जाता है कि ये गुरुओं के देव हैं। तो गुरुओं के देव होने की वजह से ये इनको इनको शिक्षा पसंद है, इनको पढ़ना पढ़ाना पसंद है। और जब भी जुपिटर आपके ऐसे ग्रहों में हो, जैसे 9वें में होगा, तो आपको अक्सर मंदिरों के दर्शन करवाएगा, आपको फिलॉसफी पढ़वाएगा। मतलब ये इसको पढ़ने का शौक है, चूंकि ये गुरु है तो इनको पढ़ाई से प्रेम होता है। अब और गुरु के बारे में ये कहा जाता है, गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में अंधेरा रहता है, क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है। बट गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ती है गुरु की दृष्टि जिस जिस भाव में पड़ती है वो भाव
अच्छे हो जाते हैं। मतलब गुरु चाहे कितनी ही खराब स्थिति में हो, परंतु उसकी स्थिति जिस जिस भाव में पड़ेगी वो जगह उस जगह को वो अच्छा कर देता है। कोई आने की कोशिश कर रहा है क्या? अच्छा, जुपिटर के बाद अब बारी आती है वीनस की। चूंकि एक आपने गुरुओं के टीचर के बारे में सुन लिया, अब मैं आपको बताता हूँ दैत्यों के टीचर के बारे में। तो ये वीनस जो है, आजकल आजकल का मेन ग्रह वीनस ही है। चूंकि हर एक इंसान को वीनस जो है वो ऐश्वर्य का प्रेमी है। ऐश्वर्य मीन्स आपको जो लग्जरीज जो लाइफ में होती हैं वो वीनस की वजह से होती है। चूंकि ये दैत्यों के देव हैं और हमेशा धन धान से पूर्ण रहते हैं, और इनको विलासिता का शौक होता है, गाड़ियों का, घर, मतलब हर चीज ऐसी जो आजकल इंसान को चाहिए होती है। तो मतलब आजकल कलयुग का में आदमी जुपिटर से ज्यादा वीनस को चाहता है कि उसको वीनस का सहयोग मिले और वीनस उसकी कुंडली में अच्छा हो। और वीनस जो है वो वीनस भी काफी अच्छा ग्रह माना जाता है। इसको भी सौम्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। जुपिटर भी अच्छा ग्रह है और वीनस भी अच्छा ग्रह है। इन इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां जिस जिस भाव में पड़ती हैं वो भाव आपके अच्छे वर्क करते हैं। तो जुपिटर अच्छा हो गया, वीनस अच्छा हो गया, वहां मून अच्छा हो गया। अब अभी उग्र कौन कौन से हुए? सन उग्र हुआ, मंगल उग्र हुआ। अभी और कौन सा ग्रह बचा? सन हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया, विनस हो गया, मार्स हो गया। 3 2 5, अभी बचा बुध, मरकरी। तो मरकरी को बोला जाता है राजकुमार। मरकरी को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ये राजकुमार है। और जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनकी कुंडली में मरकरी अच्छा होना मस्ट है। अगर मरकरी अच्छा नहीं है तो वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। चूंकि मरकरी जो है वो बुद्धि है। मरकरी जो है वो आपको विभिन्न कई तरीके की कलाओं कलाओं को के बारे में बताता है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी अच्छा नहीं है तो आप पढ़ने में, बोलने चालने में, चूंकि मरकरी को वक्ता भी बोला जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मरकरी दूसरे भाव में होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है, तो वो लोग ऐसे प्रखर वक्ता होते हैं कि वो कहीं भी खड़े हो जाएं तो वहां पर जब वो बोलना चालू करते हैं तो फिर उनके आगे कोई टिक नहीं पाता। तो मरकरी को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। और इनका सूर्य से तो बहुत आत्मीयता का रिश्ता है, परंतु चंद्रमा को कहीं, कुछ शास्त्रों में चंद्रमा को पिता कहा गया है, कुछ शास्त्रों में चंद्रमा को माता कहा गया है। हम यहाँ पर माता लेके चलते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ते लिखते कम हैं, तो ये इनका सिर्फ एक ही शत्रु ग्रह है जिसको मानते हैं ये, वो चंद्रमा है। बट चंद्रमा इनको अपना पुत्र मानता है, इसलिए चंद्रमा इनको बहुत प्यार करता है। बट ये चंद्रमा को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। तो इनका एक ही एनिमी प्लेनेट है। अभी मैं फ्रेंड और एनिमी बताऊंगा। तो उसमें मरकरी सभी का प्रिय है लगभग, सिर्फ मून का प्रिय नहीं है। तो अब मरकरी के बाद एक और ग्रह कौन सा बच रहा है, कोई बताए मुझे? एक हो गया सन, हो गया मून, हो गया। सैटर्न। हम्म। सैटर्न हाँ, बच रहा है, सैटर्न सैटर्न। सैटर्न सैटर्न, ओके। तो सैटर्न, अब बारी आती है सैटर्न की। सब लोग सैटर्न से डरते हैं। सैटर्न से साढ़े साती लोग बोलते हैं, सैटर्न की साढ़े साती चल रही है, शनि जो है। बट मैं आपको बता देता हूँ, शनि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट ऑफ योर बर्थ चार्ट। शनि को इतना खराब क्यों मानते हैं आप? शनि जो है वो जज है। शनि जज है। शनि जो है आपकी जॉब का कारक है। आप जो भी काम करते हैं वो शनि की वजह से करते हैं। शनि एक जज है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको शनि हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो भी शनि आपकी कुंडली में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और जो शनि की साढ़े साती लोग बोलते हैं, शनि और मून का जो रिलेशन होता है, मून के हिसाब से साढ़े साती चलती है, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो शनि जो होता है वो जज होता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करता। शनि हमेशा आपकी कुंडली में आपके काम को दिखाता है, आपके काम को प्रोग्रेस करने के लिए दिखाता है। शनि अक्सर उन लोगों को परेशान करता है जिनके कर्म खराब होते हैं, जो
खराब कर्म करते हैं तो सैटर्न उनको इतना तपाता है कि वो उस तपन करने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो शनि का काम जज का है, वो न्याय देता है, आपको तपाता है, आपको तपाने के बाद आपको वो ठीक करता है। तो यहाँ पर अगर हम सैटर्न और मार्स की कंपैरिजन करें, ये दोनों ही खराब ग्रह माने जाते हैं, तो उसमें मार्स ज्यादा खराब है, सैटर्न कम खराब है मार्स से। क्योंकि सैटर्न जो है वो आपको पहले तपाता है बट बाद में आपको अच्छे रिजल्ट देता है। बट मार्स क्या है, मार्स एक एग्रेसिव ग्रह है। अगर इसने आपको एग्रेशन दिया तो उस एग्रेशन को देने के बाद फिर उस एग्रेशन की वजह से आपको काफी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 10 मिनट ही बचे, इतनी जल्दी टाइम खत्म हो गया। तो अब इसके बाद बारी आती है राहु और केतु की। तो राहु और केतु को जैसे कि मैंने बताया कि ये छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु और केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई और ये हमेशा वक्री चलते हैं। वक्री मतलब होता है ये सभी ग्रह जो होते हैं जब वो उल्टा चलने लगते हैं सभी, जैसे आपकी ये कुंडली है, तो जब ऐसे ऐसे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जब अक्सर सभी ग्रह 1 से 2 चलते हैं, 2 से 3 चलते हैं, पर जो वक्री ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, 1 से 12 चलेंगे, 12 से 11 चलेंगे, 11 से 10 चलेंगे, तो उल्टा चलते हैं, उनकी चाल उल्टी होती है। तो जब आपकी कुंडली में कुछ ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वो उल्टा चलने लगते हैं। इसलिए जो केपी चार्ट होता है उसमें उसमें वक्री ग्रहों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो लोग अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते। और कुछ शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि जो वक्री ग्रह होते हैं उनकी चाल तेज हो जाती है। जैसे शनि अगर वक्री हो गया तो उसकी चाल तेज हो जाती है। शनि को एक सुस्त ग्रह माना जाता है, सबसे धीमी चाल चलता है। बट शनि जब वक्री हो जाता है तो वो अपनी धीमी चाल को त्याग देता है। और मतलब वक्री में बता रहा था क्या होता है। तो इस तरीके से राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। और राहु और केतु को खराब ग्रह की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि राहु और केतु जो हैं वो देवताओं से अलग हैं, वो दानव श्रेणी में आते हैं। और राहु जो होता है वो आप लोगों को हर चीज ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये कराता है। मतलब किसी भी चीज के की तरफ आपको अट्रैक्ट कराता है, वो किसी चीज को सुनता नहीं है। और केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। तो केतु को कुछ मायनों में अच्छा माना जाता है, परंतु केतु जहां पर स्थित होता है आपकी कुंडली में उस जगह से वो आपको काट देता है। जैसे अगर केतु जैसे केतु आपकी कुंडली में यहाँ पर स्थित है। चलो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ सभी जो ग्रह हैं, जो सभी अभी मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बता दिया, राहु और केतु के बारे में भी बता दिया थोड़ा सा। और अब मैं आपको बताता हूँ आगे। अभी तो क्लास का 10 मिनट का समय ही दिखा रहा था, तो अभी मैं आप लोगों को ये जो कुंडली के 12 भाव होते हैं इन भावों के बारे में बता देता हूँ। तो किसी को अगर इस 10 मिनट में इन ग्रहों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। फिर मैं एक और क्लास, अगर आप लोग बोलोगे तो एक और क्लास चालू करके उसमें ये कुंडली के 12 भावों के बारे में बता देता हूँ आपको। तो पहले किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना हो तो पूछिए, फिर मैं देखता हूँ आगे आगे की क्लास के बारे में। एनी क्वेश्चंस? सर सर नहीं नहीं, अभी तक तो हाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ पर जिस तरह से आप बता रहे थे तो वो ठीक है, पेज भी अच्छा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड आई थिंक वी आर गोइंग गुड, मतलब इसमें तब तक कोई समस्या नहीं थी। अच्छा। तो फीडबैक। थोड़ा अभी क्या मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह बना नहीं पाया, समय नहीं मिला, तो एक थोड़ा सेट मतलब सेट वैसा नहीं हो रहा। बट फिर भी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। पहले मैं ग्रहों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद जो कुंडली के सारे भाव होते हैं उन भावों के बारे में बता देता हूँ। फिर मैं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्रेंडशिप और एनिमी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा चलने वाली चीज है। फ्रेंडशिप और एनिमी के बारे में बता देता हूँ आपको।
इस तरीके से धीरे धीरे आगे चलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब आप लोग इन सब चीजों को जान जाएंगे तो कुछ कुंडलियों को लेंगे यहाँ पर, उन कुंडलियों को कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है वो बताएंगे, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वैसे पढ़ने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, या फिर आप लोग सजेशन देते रहें कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो फिर मैं आप लोगों को वो चीज बारी बारी से पढ़ा दूंगा। अभी तो मैंने आज ग्रहों के बारे में बताया, और मैं कोशिश करता हूँ अभी आज की क्लास को कंटिन्यू करके ये सारे जो आपकी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये 12 भाव के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि कैसे ये 12 भाव में क्या होता है, और इन 12 भावों को किससे डिनोट किया जाता है, कौन से भाव में ग्रह बैठा होता है तो आपको कैसे रिजल्ट देता है। तो ग्रहों के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। आप लोग मंगल को सोचते हैं खराब है, शनि को सोचते हैं खराब है, सूर्य को सूर्य के बारे में आपकी कुछ राय अलग थी। तो अभी मैंने उनको इस तरीके से बताया कि सूर्य को आप पिता की संज्ञा दें, चंद्रमा को आप माता की संज्ञा दें, बुध को आप युवराज की संज्ञा दें, मंगल को सेनापति, और शनि को सेवक कहा जाता है, और जो गुरु और शुक्र हैं वो देवताओं के जो गुरु होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति देव हैं, और जो दानवों के गुरु हैं वो शुक्र देव हैं, शुक्राचार्य हैं। और ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। कुंडली में अगर इनकी स्थिति अच्छी होती है तो आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। और सूर्य तो आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है, बुध जो है वो वाणी का प्रतीक है, आपकी बुद्धि का प्रतीक है, और शुक्र विलासिता का प्रतीक है, और गुरु आपकी आपके ज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध जो होता है वो बुद्धि से होता है, बट गुरु जो होता है वो ज्ञान होता है। बुद्धि अक्सर लोगों के पास होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट बुद्धि उनके अंदर होती है, बट उनको ज्ञान अर्जित करने का मौका नहीं मिला, तो उसको वो गुरु की वजह से नहीं मिला। तो गुरु आपका अच्छा है तो आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्ध आपका अच्छा है तो आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, और शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आपको स्त्रियों से प्यार, आपको विलासिता की चीजें, आपको धन ऐश्वर्य ये सारी चीजें मिलेंगी। और राहु और केतु भी हमेशा खराब नहीं होते, अगर वो भी चाह लें तो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। केतु जो होता है वो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ वाला ग्रह होता है, तो जब केतु आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो वो आपको काफी सारी ऐसी चीजों के बारे में ज्ञान करा देता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी एक नए बाबा का नाम सुन रहे होंगे आप लोग, कौन से वो हैं, वो धाम वाले बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा बृहदेश्वर धाम। जो बता रहे हैं वो उनका शनि और केतु का जो उनके चार्ट में शनि और केतु का जो संबंध है उसकी वजह से उनका जो जो एक स्पिरिचुअलिटी है, जो अंदर का इंट्यूशन पावर है, वो इतना ज्यादा उनका अच्छा हो चुका है कि वो अभी चीजों को बता रहे हैं। बट उस चीज को अगर वो मिसयूज करने लगेंगे तो फिर शनि उनको सबक सिखा देगा। तो इस चीज के बारे में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी वो जो कर रहे हैं वो उस शनि और केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से वो कर पा रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। अगर बुध 11वें हाउस में आ जाए तो देखिए, बुध अगर 11वें भाव में आ जाए, 11वां भाव वैसे तो एक ऐसा भाव माना जाता है जहां पर आने के बाद सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, बट 11वें भाव का जो लॉर्ड होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो 11वें भाव में जो भी ग्रह आ जाता है वो अच्छा परिणाम देता है। तो बुध अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 11वां भाव जो होता है वो सोशल सर्किल का होता है, आपका सोशल सर्किल अच्छा कर देगा। आपका सोशल सर्किल ऐसा कर देगा कि आपको वहां पर काफी अच्छा वक्ता माना जाएगा, और आपके जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और आपको काफी सारी चीजों जो कलात्मक चीजें हैं उनसे प्यार होगा। सर, हम्म। राहुल सर, एक हाँ क्वेश्चन बोलिए। था मेरा। जैसे भैया आपको पता है बुध यदि सेकंड हाउस में बैठा हो हम्म। तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन बुध के साथ में शनि और सूर्य उसी सेकंड हाउस में बैठे हैं तो उस कंडीशन में क्या रहता है? देखिए, सूर्य और बुध अक्सर साथ ही होते हैं। अक्सर उनका उनकी पोजीशन जो होती है वो साथ रहते हैं। और जब बुध सूर्य के साथ, वैसे तो बुध को अकेला अच्छा नहीं माना जाता, परंतु बुध अगर सूर्य के साथ किसी ग्रह के साथ है तो ही वो अच्छा है, और सूर्य के साथ वो अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि बुध को अगर सूर्य शनि प्रिय है। अगर हाँ।
शनि भी उसी सेम हाउस में है सर। हाँ बता रहा हूँ, तो बुध को सूर्य प्रिय है, सूर्य को बुध प्रिय है, परंतु शनि को भी बुध प्रिय है, बुध को भी शनि प्रिय है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट शनि को सूर्य प्रिय नहीं है, सूर्य को शनि प्रिय नहीं है। तो उसकी वजह से जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगी। जैसे बुध में, जैसे आपकी बुध की दशा चल रही है, तो जब बुध में शनि की अंतर्दशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम देगी। परंतु उस बुध की शनि की अंतर्दशा की प्रत्यंतर दशा में जब सूर्य की दशा आएगी तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि शनि और सूर्य का वहां पर रिलेशन हो गया। तो चीजों को ऐसे देखा जाता है काफी इंटरनल जाके कि वो कैसे रिजल्ट देगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको मैत्री, जो फ्रेंडशिप और एनिमिटी होती है, वो आपको काफी अच्छे से हाँ आजा आओ भाई। हाउस के बारे में। हाँ, हाउस के बारे में आपको इतने अच्छे से बताऊंगा कि अभी अभी ग्रहों के बारे में अगर कुछ आपको डाउट है तो पूछिए। बाकी मैं हाउस के बारे में भी आपको काफी अच्छे से और आसान तरीके से ही बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप उसको भूल ना सकें। और ये मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए, हाँ बोलिए, ये मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए थे कि सूर्य को पिता की संज्ञा देते हैं, और जो चंद्रमा को माता की, वो इसलिए लिया मैंने एग्जाम्पल, इसलिए दिए क्योंकि ये जो एग्जाम्पल जब आप अपनी लाइफ से, लाइफ की चीजों के साथ रिलेट करते हो ना आप, तो उन चीजों को कभी लाइफ में भूलते नहीं हो। तो इसलिए मेरा मकसद ये था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सूर्य को पिता की संज्ञा दी जाती है। सूर्य को थोड़ा सा क्रूर ग्रह माना जाता है। जैसे फादर और सन आजकल तो काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन हो गए हैं, बट पुराने जमाने में पिता और पुत्र जो है थोड़ा उनकी दूरी रहती थी। पिता और पुत्र के बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता था जितना अच्छा कम्युनिकेशन आजकल है। चूंकि पहले बच्चे ज्यादा होते थे, आजकल बच्चे कम हैं, तो अभी एक दो ही होते हैं, तो वो लाडले होते हैं। तो इसलिए सूर्य आपको हमेशा बचा के चलता है अपनी किरणों से, बट वो आपको बुरी चीज करने से ऐसा डांटता है कि आपको वो खराब लगने लगता है। और चंद्रमा है, माँ है, माँ हमेशा सौम्य होती है, माँ हमेशा, इसलिए चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। हालांकि चंद्रमा को शत्रु मानता है बुध सिर्फ, और चंद्रमा सबके लिए सौम्यता रखता है। परंतु चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन में राशि बदलने की वजह से वो आपके दिमाग की उथल पुथल कर देता है। और जो लोगों के दिमाग उथल पुथल होते हैं वो चंद्रमा की वजह से ही होते हैं। और इसी वजह से जब पूर्णिमा या अमावस्या होती है तो उसी समय जो सुसाइडल केस होते हैं ना, क्योंकि पूर्णिमा के समय चांद सबसे पास होता है पृथ्वी के, तो उस समय आपके मन में जो विचारों के जो वेव्स हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। इसलिए जब भी आप देखोगे जब पूर्णिमा होती है उस समय जो आपके जो मेंटल हॉस्पिटल्स, जो जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे सुरक्षा थोड़ी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उस समय सुसाइड करने के अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं पूर्णिमा अमावस्या जब होती है। तो चंद्रमा को इसी से रिलेट किया जाता है। और चंद्रमा लोगों की कुंडली में अगर खराब हो गया तो उसकी तो ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि उसको कितना भी सुख मिल जाए, जब आपका दिमाग कंट्रोल नहीं है, जब आपका दिमाग मतलब बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको कोई चीज में मन नहीं लगने वाला। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी आप वो कर लो। और इसके बाद बुद्ध की बारे बारे में मैंने बताया, बुद्ध को आप राजकुमार की तरह समझ लो। बुद्ध जो है वो डुअल होता है। बुद्ध राशि वाले जो लोग होते हैं, मिथुन और कन्या उनकी राशियां हैं, तो मिथुन और कन्या लग्न वाले जो लोग होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं। वो कभी सोचते हैं ये कर लें, कभी सोचते हैं वो कर लें, ये भी करना है वो भी करना है, मतलब इस तरीके से उनका नेचर डुअल होता है। और मंगल को तो मैंने बताया सेनापति है, मंगल को हमेशा लड़ना लड़ना पसंद है। इसलिए जो भी सैनिक होते हैं, जो भी हमारे पुलिस के लोग होते हैं, वो उनका मंगल ही एक्टिव होता है। और जितने हमारे खिलाड़ी होते हैं, मंगल को खेलना भी पसंद होता है, मंगल को व्यायाम जिम वगैरह। इसलिए जब लोगों की कुंडली में मंगल खराब हो जाता है तो मैं उनको कभी कभार उनकी कुंडली के देख के ये भी सलाह देता हूँ कि आप लोग थोड़ा जिमिंग करने लगो, आप थोड़ा खेलने कूदने लगो, तो आपका मंगल जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो मंगल इस तरीके से हमेशा लड़ने लड़ने पे उतारू रहता है, बट खराब वो नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए हर एक ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, हर एक। परंतु वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
हर एक ग्रह तो सिर्फ भगवानों के ही अच्छे होते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण के भी अच्छे नहीं हो पाए थे सभी ग्रह। इसी वजह से राम को सीता से अलग होना पड़ा, और कृष्ण को ऐसा उनकी माता का जो उनकी रियल माता था उनका सुख नहीं मिला। तो वो सब चीजें हैं, वो सब चीजें आप आगे आने वाले समय में जानेंगे। तो मंगल तक हो गया, उसके बाद बृहस्पति जो है वो गुरुओं के जो है देवताओं के गुरु हैं, और जो शुक्र है वो दानवों के गुरु हैं। और शनि जो है वो जज है। शनि आपके कर्मों का आपको फल देता है, और शनि जो है वो एक डिसिप्लिन ग्रह है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे, हर चीज सही करोगे, तो वो आपको कभी खराब परेशान नहीं करेगा। और राहु और केतु तो उल्टे ही चलते हैं, तो वो राहु जो है वो मेटीरियलिस्टिक ग्रह है, और केतु जो है वो आपको डिटैच करता है। कि राहु जो है आपको हर चीज से अटैच करने की कोशिश करता है। राहु को हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए उसको। राहु जब साथ में स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? नहीं सर, व्हाइट बोर्ड दिख नहीं रही आपकी। व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर एक बार वापस लोड कर दोगे? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? दिख रहा है नहीं सर। व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है, व्हाइट बट बोर्ड व्हाइट दिख बोर्ड रहा पे है। कुछ लिखा नहीं है। दिख रहा है आगे व्हाइट बोर्ड पे। कुंडली भी दिख आपने रही है। कुंडली, हाँ कुंडली कुंडली, दिख रही है। हाँ, कुंडली बनी है, अभी और कुछ नहीं बनाया मैंने। हाँ जी। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, राहु राहु जो है वो अटैचमेंट की तरफ ले जाता है आपको, और केतु जो है वो आपको डिटैचमेंट की तरफ ले जाता है। तो इसलिए केतु जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। और केतु जिनकी कुंडलियों में अच्छा होता है, केतु चूंकि थोड़ा सा जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो आपके सर्जन्स होते हैं, क्योंकि केतु को काटने की संज्ञा दी गई। जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव को काट देता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर 7वें में केतु बैठ गया तो वो आपकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर देगा, या दूसरे में बैठ गया तो आपके जो हैं आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको अलग कर देगा। तो इस तरीके से सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे आपको उनके बारे में समझ आया होगा मेरे ख्याल से। तो अब मैं चालू करता हूँ भावों के बारे में। तो जैसे कि ये मैंने जो चार्ट बनाया है, एक होती है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि काल पुरुष विष्णु को बोला जाता है। तो ये विष्णु जी की कुंडली है। और एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष की कुंडली का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं उनको भी काल पुरुष की कुंडली से रिलेट करके ही देखा जाता है। तो आप इस कुंडली को अच्छे से समझ लीजिए। इस कुंडली में क्या होता है, पहले भाव में 1 नंबर लिखा होता है। अच्छा, आपको 1 से लेके 12 तक जो राशियां हैं उनके बारे में पता है? चलिए पहले वो बता देता हूँ। तो 1 नंबर जो होती है वो होती है मेष। ठीक है, मेष मंगल की होती है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो राशि होती है वो होती है वृष। वृष होती है शुक्र की। इसके बाद तीसरे नंबर की जो राशि होती है वो होती है आपकी मिथुन। मिथुन यानी जैमिनी, वो बुध की होती है। और चौथे नंबर की जो राशि होती है वो होती है कर्क। कर्क यानी चंद्रमा की, ये चंद्रमा की होती है। चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि का स्वामी बनाया गया है। जो सन है और मून है, इनको एक एक राशि दी गई है। बाकी सारे जो ग्रह हैं, जो 5 ग्रह हैं, सात सात अब हम मानते हैं, राहु और केतु को कोई राशि नहीं दी गई है। तो बाकी जो 5 ग्रह हैं उनको दो दो राशि दी गई है। तो 5 × 2 बराबर कितना हुआ? 10। 10 + 1 11, 11 + 1 12। इस तरीके से 12 जो राशियां हैं वो बांटी गई हैं। तो पहले नंबर की राशि जो हो गई वो मेष हो गई, ये मंगल की हो गई। दूसरे नंबर की राशि जो हो गई ये वृष हो गई, ये वीनस की हो गई। तीसरे नंबर की राशि जो है ये मिथुन हो गई, ये बुध की हो गई। चौथे नंबर की राशि जो है ये कर्क है, ये चंद्रमा की राशि है, एकमात्र राशि है। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं आपके सिंह। वो मैं बताता हूँ आपको, पहले थोड़ा बेसिक समझिए, आज फर्स्ट क्लास है। ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 5वीं जो है वो सिंह यानी लियो इसको बोलते हैं। और इसके जो होते हैं वो सन होते हैं। तो सन और मून की एक एक राशि होती है।
बाकी हर ग्रह की 2 राशि होगी। अभी आपको देखा कि मेष मंगल की है, वृष शुक्र की है, मिथुन। इसके बाद जो छठे नंबर की राशि आती है ये होती है कन्या, ये भी बुध की राशि है। इसके बाद जो 7वें नंबर की राशि आती है ये है तुला। तुला जो है ये शुक्र की है। इसके बाद 8वें नंबर की राशि आती है ये वृश्चिक, ये भी मंगल की है। 9वें नंबर की राशि आती है ये गुरु की होती है, धनु। 10वें और 11वें नंबर की राशि होती है ये शनि देव की होती है। तो उसके बाद 12वें नंबर की राशि जो आती है ये मीन, ये भी गुरु की होती है यानी जुपिटर की। 10वें नंबर हो गया मकर, और 11वां हो गया कुंभ। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको शायद, मकर और कुंभ, ये सैटर्न, 12वां गुरु। तो इस तरीके से आपने देखा होगा हर एक जो पांच ग्रह हैं इनको 2-2 राशियां दी गई हैं, और सन और मून को एक एक राशि दी गई है। इस तरीके से ये 12 राशियां जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अब मैं काल पुरुष की कुंडली के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लिख रहा था तो एक के बारे में आपको पता नहीं था, तो वो बताना जरूरी था कि राशियां का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है और राशियों के नाम क्या हैं। तो जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें पहला भाव जो होता है उसमें 1 नंबर लिखा होता है। 1 नंबर यानी, अब इसको सीरियल वाइज ही चलता है ये। 1 नंबर यानी कि वृष राशि, तो यहाँ पर 2 लिखा होता है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो अब बात करते हैं, ये 12 भाव हो गए, ये आपकी कुंडली में ये राशियां हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। इस तरीके से 12 राशियां हो गई। और ये जो 12 राशियां जो 12 खांचों में हैं, ये जो 12 खांचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 12 भाव होते हैं। ये आपके पूरे व्यक्तित्व को दिखाते हैं। तो पहला भाव जो होता है ये आप ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। पहला भाव जो होता है ये आपका होता है, ये आपकी पर्सनालिटी होती है, ये टोटली आप हैं। पहला भाव अगर स्ट्रांग है, कहते हैं कि अगर लग्न स्ट्रांग है तो आपकी पूरी कुंडली स्ट्रांग है, और इसलिए इसको पहले भाव को आप से दिखाते हैं। ये आप स्वयं हैं। इसके बाद जो बारी आती है दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव जो होता है वो आपके एक मिनट, कोई एक, तो जो दूसरा भाव होता है, दूसरा भाव होता है आपकी वाणी का होता है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, मतलब आपके जो रिलेटिव्स होते हैं उनका होता है। दूसरा भाव जो होता है वो खाने पीने से होता है, वाणी से भी होता है। धन का भाव बोला जाता है इसको, इसको कुटुंब का भाव भी बोला जाता है। इस तरीके से काफी सारी चीजें जो हैं वो दूसरे भाव से देखी जाती हैं। इसके बाद बारी आती है तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव जो होता है वो आपके साहस का होता है, आपके इफर्ट्स का होता है, आपके कम्युनिकेशंस का होता है, आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, जो आपकी छोटी छोटी यात्राएं होती हैं वो इससे होता है। डॉक्यूमेंटेशन का भी ये भाव है, इससे डॉक्यूमेंटेशन भी देखा जाता है। जब आपके ऑफिस में कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होते हैं, तो वो उसको तीसरे भाव से करके ही देखा जाता है। और तीसरे भाव को त्रिक भाव में बोला जाता है। 3, 6 और जो 11 भाव है ये त्रिक भाव है, चूंकि ये 3 कोने लिए हुए हैं, इनको त्रिक भाव भी बोलते हैं। इनको अच्छा नहीं माना जाता। और ये 3 नंबर हो गया। 3 नंबर मैंने बता दिया आपको किस किस चीज से रिलेटेड। इसके बाद चौथा भाव आता है। चौथे भाव को केंद्र के भाव की संज्ञा दी जाती है। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र हो गए। ये आपने जो चारों देखे हैं ये केंद्रों के स्वामी हैं, तो ये केंद्र के भाव हो गए। केंद्र के भाव में चौथा भाव जो होता है वो आपकी माता का भाव होता है, आपके सुख का भाव होता है, आपके घर का भाव होता है, आपके घर का भाव होता है, आपके सुख
उसका भाव होता है, आपको कितनी मेंटल पीस मिलेगी उसका भाव होता है। तो चौथा भाव अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको काफी सारे, आपके घर में आपको शांति मिलेगी, आपको अच्छा घर मिलेगा, आपको घर में सुख मिलेगा, आपको घर में सुविधाएं मिलेंगी, आपको एक शांति मिलेगी। तो चौथा भाव अच्छा भाव माना जाता है। ये इन सब चीजों से आपका संबंध दिखाता है। आपका घर, आपकी जो बेसिक स्टडी होती है, जो आपकी स्कूलिंग की स्टडी होती है, वो चौथे भाव से ली जाती है। इसके बाद बारी आती है पांचवें भाव की। तो पांचवें भाव को जो है त्रिकोण का भाव बोलते हैं, और इसको काफी अच्छा भाव माना जाता है। एक भाव, 5 और 9, ये त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। तो इन तीनों को जो है काफी अच्छा माना जाता है। इंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9। कुछ जगह पर एक को केंद्र में भी लिया गया है, कुछ जगह पर एक को त्रिकोण में भी लिया गया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, वैसे ही आपको समझा रहे हैं। तो 1, 5 और 9 ये 3 त्रिकोण हो गए। इनको अगर मिलाएंगे आप तो त्रिकोण बन जाएगा। इसको त्रिकोण भी कहते हैं। और 1, 4, 7 और 10 ये सेंटर भी है, इसलिए इसको केंद्र के भाव भी कहते हैं। अब केंद्र और त्रिकोण के भाव अच्छे माने जाते हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण के भाव आपस में रिलेशन बनाते हैं तो उसको राजयोग बोला जाता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन 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 से राजयोग होते हैं। तो पांचवा भाव के बारे में आपको बता देता हूँ। पांचवा भाव होता है आपके बच्चों का होता है, पांचवा भाव आपके ज्ञान का होता है, पांचवा भाव आपकी जो आपके इंटरटेनमेंट का होता है, इंटरटेनमेंट का भाव भी पांचवा होता है। पांचवें भाव इसके अलावा क्रिएटिविटी का होता है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो पांचवें भाव से ही देखी जाती है। और जो भी क्रिएटिव लोग हैं उनका पांचवा भाव एक्टिव होता है। इसके बाद बारी आती है छठे भाव की। छठा भाव जो है वो त्रिक भाव होता है। इसको भी अच्छा नहीं माना गया है। इसमें 3 तरीके के दोष होते हैं, रिपु ऋण, रिपु और शत्रु। ये तीनों भाव इसी से देखे जाते हैं। परंतु छठा भाव से छठे भाव से सर्विस भी देखी जाती है। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनका वो नौकरी जो होती है वो छठे भाव की वजह से ही होती है। छठे भाव को सेवा का भाव भी बोलते हैं। और अगर आपका छठा भाव अच्छा नहीं हुआ तो आपकी नौकरी जो है वो अच्छी नहीं चलने वाली। और छठे भाव से ही आपका जो ऋण है, जो आपके डेप्थ हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, वो छठे भाव से देखी जाती हैं। जो आपका ऋण है वो छठे भाव से देखा जाता है। जो आपके शत्रु हैं वो भी छठे भाव से ही देखे जाते हैं। तो ये छठा भाव जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, तीसरा भाव अच्छा नहीं माना जाता, और ये 11वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। 11वें भाव में जो ग्रह होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, परंतु 11वें भाव के स्वामी को अच्छा नहीं मानते, इनको त्रिक भाव बोलते हैं। तो छठा भाव, इस तरीके से कोई भी भाव अच्छा या खराब नहीं होता। छठा भाव अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपको नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि छठा भाव जो है वो जॉब का है, सर्विस का है। तो अगर ये भाव आपका अच्छा नहीं तो आपकी सर्विस नहीं होगी अच्छी। और अगर ये भाव खराब हो गया तो आपके ऊपर काफी सारे डेप्थ आ जाएंगे, आपको काफी सारी बीमारियां पकड़ लेंगी, आपको काफी सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है सातवें भाव की। सातवां भाव जो होता है वो पहले का अपोजिट होता है। ये एक का अपोजिट 7। तो ये आप हैं और ये 7 नंबर आपकी बीवी है। तो आपकी जो स्पाउस और आप आपस में अपोजिट ही होते हैं। इस वजह से अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। सारे कहानी किस्से कहानियां इसी पे बने हुए हैं कि हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है। तो वो काल पुरुष की कुंडली में और हमारे प्राचीन काल में भी वही दिखाया गया है कि 1 और 7 अपोजिट होते हैं। तो ये सातवां भाव आपकी स्पाउस का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके बिजनेस का है, आपके मार्केट में रिलेशंस का है, और आपके कम्युनिकेशन जो आप आसपास लोगों से करते हैं उससे भी रिलेशन इसको दिखाया जाता है। तो सातवां भाव इन सब चीजों को लेके चलते हैं इसको। इसके बाद बारी आती है आठवें भाव की। आठवां भाव को बोला जाता है मृत्यु का भाव, डेथ, इंजुरी। सर जी कोई तो वेटिंग रूम में है, वो बहुत देर से रिक्वेस्ट करे। हम लोग 14 थे, अभी सिर्फ 12 है। मेरे ख्याल से 1-2 जन वेटिंग रूम में रहेंगे। हाँ 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 हाँ, सौरभ राय। वो मैं अगली बार से जूम देखूंगा और किसी को को होस्ट बनाऊंगा। किसने मेरे को बोला था वो करने वाला है सपोर्ट? राजेश जी सुमित ना? जी, सुमित जी। सुमित। हाँ सुमित जी भी थे। सुमित जी।
ठीक है, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है, अगली बार देखते हैं। तो अभी हम 8 तक आ गए थे, और ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जो छूट गया है जिनका, वो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तो लोगों को जिनका छूट गया है वो सुन भी लेंगे एक बार दोबारा से, समझ भी आ जाएगा उनको। तो ये 8वां भाव जो हो गया, वो डेथ का है, आपकी इंजुरी का है। और 8वां भाव आपके ससुराल का भी होता है, आपके जो इन लॉस होते हैं उसका भी होता है। 8वां भाव आपके गुण विज्ञान का होता है, गुण रहस्य का होता है। तो 8वां भाव की वजह से आप सब लोग आज एस्ट्रोलॉजी सीखने की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि 8वां भाव ऑकल्ट का है। 8वां भाव आपका जितने भी गूढ़ तरीके के विज्ञान हैं, साइंसेस हैं, जैसे आपकी सीबीआई भी इसी से जुड़ी है। जो भी इंटरनल चीजें हैं, जो भी गुप्त चीजें हैं, वो सब इसी से होती हैं। सीबीआई हो गई, आपकी सर्जन सर्जन हो गए, जो डॉक्टर हो गए, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो भी इसी भाव से, इसी भाव की वजह से एक्टिव होते हैं। तो 8वां भाव जो है अच्छा नहीं माना जाता, परंतु अगर हम 8वें भाव को अच्छे से यूटिलाइज कर लें, अगर हम थोड़ा गूढ़ विज्ञान को पढ़ने लगें, या फिर कोई ऐसी चीजें करने लगें जो छिपी हुई हैं, लोगों को पता नहीं है, और उसके हिसाब से काम करने लगें। और 8वां भाव जो होता है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। अगर आपका 8वां भाव एकदम से एक्टिवेट हुआ है, तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म अगर कर लेते हैं, तो आपको 8वां भाव अच्छे रिजल्ट देने लगता है। इस तरीके से ये 8वां भाव होता है। 9वें भाव को फिर से त्रिकोण का घर माना जाता है, और इसको सबसे अच्छा घर माना जाता है कुंडली में। इसको बोलते हैं लक। अक्सर क्या करते हैं लोग, जो ज्योतिषी होते हैं, एक दो किताबों वाले ज्योतिषी, वो 9वें भाव में जो आपकी राशि होती है या जो ग्रह होता है, उसका रत्न पहना देते हैं आपको। कहते हैं ये तो आपके भाग्य का स्वामी है, आपके भाग्य का मालिक है, इसका रत्न पहन लो, आपका भाग्य बढ़ जाएगा। परंतु वो अल्प ज्ञान वाले लोग होते हैं, इसलिए रत्नों को 9वें भाव को देख के ही बोल देते हैं। परंतु 9वां भाव जो होता है, वो आपके लक का होता है। आपके पूर्व जन्म का जो आपने कर्म किए हैं, उनका जो आपको फल मिलना है, वो 5वां 9वां भाव दिखाता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या कि। इसलिए जब भी 5वें और 9वें भाव में राहु या केतु होते हैं, तो उनको पितृ दोष बोला जाता है। और 5वें भाव में अगर होता है, तो वो बोलते हैं कि इसलिए 5वां और 9वें भाव में जब राहु और केतु आ जाते हैं, तो पितृदोष की संज्ञा दी जाती है कि पिछले जन्म के उनके कुछ ऐसे पाप हैं जो उनको इस जन्म में उतारने हैं। और अक्सर राहु और केतु आपकी कुंडली में जैसे बैठे हैं, अगर पितृदोष दे रहे हैं, तो आपके बेटे की कुंडली में भी सेम टू सेम आ जाएंगे। जैसे डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे राहु केतु भी अगर पितृदोष आपका लगा, आपने शांत नहीं किया, तो आपके बेटे या आपके बच्चों की कुंडली में भी चले जाते हैं। तो जो लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी गलत है, वो इस चीज को आजमा के देख लें कभी। उनको डीएनए, जो साइंस डीएनए बोलता है, वही डीएनए यहाँ भी चलता है। तो 9वां भाव जो होता है वो लक का होता है। 9वां भाव जो होता है आपके जो देशाटन का होता है, ट्रैवल का होता है। 3 नंबर जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल था, 9 नंबर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। जब आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रिप भी बोल सकते हैं उसको। 12वां भाव जो होता है वो फॉरेन में निवास का होता है। 9वां भाव जो होता है वो फॉरेन ट्रैवल या लंबी डिस्टेंस की ट्रैवल, या फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, जो आप धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, वो 9वें भाव से देखा जाता है। तो 9वां भाव जो है आपकी कुंडली का लक का भाव है। और अगर आपकी कुंडली में ये अच्छा है, तो आपका लक अच्छा रहेगा। बाकी आगे बताते हैं। इसके बाद 10वां भाव आता है। 10वां भाव जो है वो आपके कर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है। और 10वां भाव को आपके कर्म से लेके चलते हैं, कि आप जो कर्म करते हैं वो 10वें भाव के हिसाब से कर्म करते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। और आपके पिता का भी भाव इसको बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है 11वें भाव की। 11वां भाव को त्रिक भाव की संज्ञा दी गई है। इस भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो अच्छा परिणाम देते हैं, परंतु जो 11वें भाव का मालिक है, जैसे यहाँ पर 11वें भाव का मालिक शनि है, तो शनि आपको आपकी कुंडली में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। परंतु अगर यहाँ बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, तो वो 4 ग्रह अगर यहाँ बैठ गए, तो वो चारों आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे आपको, और वो राजयोग भी बनाता है। और नरेंद्र मोदी की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, तो सूर्य और बुध मिलके जो है वो बुधादित्य योग बनाते हैं, और 11वें भाव में वो
सोशल सर्किल भी आपका 11वां भाव आपका मित्र है, आपके मित्र जो भी होते हैं वो 11वें भाव से बनते हैं। आपका सोशल सर्किल जो होता है वो 11वां भाव होता है, और आपका जो लाभ का भाव होता है वो 11वां भाव होता है। इसलिए जो केपी कुंडली होती है उसमें 11वें भाव को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। केपी कुंडली के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी बेसिक्स ही सीखना है आपको पहले तो, क्योंकि जड़ मजबूत नहीं है तो वृक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो काफी कुछ सिखाने की कोशिश मैं करूंगा आपको जिस हिसाब से समय मिला। तो 11वें भाव के बाद 12वां भाव जो आता है, इसको बोलते हैं मोक्ष का भाव, इसको बोलते हैं फॉरेन का भाव, इसको बोलते हैं जेल का भाव, इसको बोलते हैं आपके मेडिटेशन का भाव, इसको बोलते हैं आपके शैया का भाव। और इससे इस भाव को भी अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये आपको आपसे काटता है। क्योंकि एक ज्योतिष का एक रूल है कि हर भाव से 12वां भाव जो होता है वो उस भाव को कम करने की कोशिश करता है। तो आपका जो 12वां भाव है वो आपको कम करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से आपका जो दूसरा भाव को पहला भाव कम करने की कोशिश करता है, आपके तीसरे भाव को दूसरा भाव कम करने की कोशिश करता है, आपके तीसरा भाव चौथे भाव को कम करने की कोशिश करता है। जो आपके घर के सुख है, जो आपकी माता का सुख है, उसको तीसरा भाव कम करने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से जो चौथे भाव पांचवें भाव को कम करने की कोशिश करता है, और पांचवा भाव छठे भाव को कम करने की कोशिश करता है। इसलिए आपकी जब भी जिनकी लोगों की कुंडली में जॉब छूटता है तो उनकी कुंडली में पांचवा भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो पांचवा भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो ही उनकी कुंडली में जॉब छूटता है। पांचवा और 12वें का संबंध जब बन जाता है तो पांचवा यानी छठे को माइनस कर रहा है, 12वां मतलब उस चीज से खत्म हो जाना। 12वां का मतलब होता है कि लेफ्ट आउट कर जाना, उस चीज को खत्म कर देना। तो और इसके अलावा जब इसको ऐसे भी प्लस से देखा जाता है कि जब आदमी ज्यादा बीमार पड़ता है, छठा भाव जो कि बीमारी का है, तो जब आदमी बीमार पड़ता है तो हम उसको सलाह देते हैं, पांचवा भाव यानी इंटरटेनमेंट का है, कि वो थोड़ा इंटरटेनमेंट करे, थोड़ा गाना सुने, म्यूजिक सुने। म्यूजिक से भी हीलिंग की जाती है। काफी सारे रोगों का उपचार जो है वो म्यूजिक से किया जाता है। तो इसलिए जब पांचवा भाव एक्टिवेट किया जाता है तो पांचवा भाव जब एक्टिवेट होगा तो वो आपके छठे भाव को कम करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं। कोई भी चीज जैसे आप लोग पूछने लगते हैं जनरल में कि पांचवें में अगर ये है तो वो क्या रिजल्ट देगा, तो उसका हर चीज का पहले आपको अच्छे तरीके से देखना होता है कि वो कौन कौन सी चीजों से उसका रिलेशन है, कैसे वो चीजों को रिलेट कर रहा है, कैसे हम उनका उसको परिणाम दे सकते हैं, किस तरीके से हम उसके जो अलाइनमेंट है कुंडली का, इसको ही कर्मा अलाइनमेंट बोलते हैं। इस टेक्निक को ही कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं। कि आपका अगर आपको बीमारियां ज्यादा हो रही हैं तो हम पांचवा भाव एक्टिवेट कर लें, और पांचवा भाव एक्टिवेट होने से आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। या आपका जब आठवां भाव एक्टिवेट होता है तो जब आपका आठवां भाव एक्टिवेट होता है तो आपका वो नौवें भाव को कम करने की कोशिश करने लगता है। इसी इसी तरीके से जब आपका सातवां भाव एक्टिवेट हो जाता है तो आपके आठवें भाव को कम करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से कर्मा अलाइनमेंट जो टेक्निक होती है उसमें यही सब चीजें देखी जाती हैं। और हर भाव अपने से 12वां भाव अपने से 12वां भाव जो है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो ये तो हो गए सभी भाव। आज मैंने आपको बता दिए, भाव बता दिए, और राशियां बता दी, ग्रह बता दिए। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं आज का सेशन तो खत्म करता हूँ। और कल संडे है तो कल भी सेशन लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर मंडे से तो चालू हो जाता है, तो रोज तो पॉसिबल नहीं है लेना, बट फिर भी मेरे को जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी 10 मिनट बचा है, जल्दी से किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। एनी डाउट जो भी आ रहा पूछिए, बिंदास। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर एक जो आपने सर जी एक बात पूछना था। दूसरा आपने प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और जो हाँ अपने 12-12 हाउसेस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। सर बिल्कुल। ऐसे ही नक्षत्र का भी कुछ इम्पोर्टेंस रहता है क्या इसमें? देखिए नक्षत्र जो होते हैं वो 27 नक्षत्र होते हैं। करेक्ट। नक्षत्रों के बारे में कहानी ये है कि चंद्रमा की 27 जो है वो पत्नियां हैं, और चंद्रमा हम्म। हर एक पत्नी के घर में 2.25 दिन बिताता है। तो 2.25 दिन मतलब वो 2.25 दिन एक उसमें रहता है, फिर चलता रहता है। तो
चंद्रमा की जो चाल होती है वो नक्षत्रों के हिसाब से डिपेंड करती है। आपकी कुंडली में जब आप जन्म लेते हो तो उस समय जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र का स्वामी भी देखा जाता है। जैसे आपकी कुंडली का लग्न अगर सपोज 1 नंबर है, जो अभी मैंने काल पुरुष की कुंडली का बताया, हम्म। तो 1 नंबर यानी कि मेष मेष लग्न हुआ। मेष लग्न यानी कि मंगल मंगल उसका स्वामी हुआ। परंतु उस जन्म के समय जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र आपको देखना होता है कि वो नक्षत्र कौन सा है। अगर सपोज नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का हुआ तो चंद्रमा और मंगल जो है वो आपस में मित्र होते हैं। अभी मैं आगे वाली क्लास में आपको मित्र और शत्रु का जब बताऊंगा, वो कंसेप्ट काफी अच्छा है मित्र और शत्रु का, वो हमेशा काम आता है। तो चंद्रमा चूंकि चंद्रमा और मंगल मित्र माने जाते हैं आपस में, तो अगर आपका नक्षत्र चंद्रमा का है और आपका लग्न लॉर्ड जो है वो उसके मित्र का है, तो आपको आपकी जीवन में जो है वो काफी अच्छे परिणाम जो है वो प्राप्त होंगे। और अगर आपका सपोज सपोज करिए लग्न आपका मंगल का है और आपका जो नक्षत्र है वो हो गया शनि का या वो हो गया शुक्र का, तो फिर आपको थोड़ी सी इश्यूज आएंगे। उन चीजों को कैसे सॉल्व करना होता है वो सब चीजें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब बताऊंगा। परंतु थोड़ा सा आपको जो मैंने आज बताया उसको थोड़ा सा पढ़िए और मेरे से क्वेश्चन पूछिए। किसी को कोई डाउट्स होते हैं तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बताने की। और थोड़ा सा और इसको इनहेंस करने की कोशिश करूंगा। आज तो फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे के हिसाब से मेरे ख्याल से तो ठीक ही था, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी क्लास ली नहीं। यूट्यूब के वीडियोस वगैरह मैं बनाता हूँ तो वो, और ये अलग है क्योंकि यहाँ पर लाइव लाइव आप लोग हैं और वो चीज़ अलग है, उसमें तो एडिटिंग चलती है। यहाँ पर तो जो है वो रियल है। और अभी तो मैं कुछ भी सामने नहीं रखा हुआ हूँ, जो भी है वो अपने उससे बता रहा हूँ। तो अगर स्लाइड भी बनाऊंगा तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा कि जो पॉइंट वाइज मैंने बताया है उसी हिसाब से मैं पढ़ाता चलूंगा। अभी तो जिस दिशा में मैं चल रहा था उससे घूम गया, तो वो भी बताने लगा, ये भी बताने लगा। परंतु मैंने बताने की कोशिश की, जो चीज़ें आज थी वो 3 चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट कर दी। आई होप कि उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। सर जो तीसरा भाव है सर वो किस किस बारे में बताता है सर? क्या क्या तीसरा भाव? थर्ड हाउस। हाँ, किस बारे थर्ड में हाउस। किस बारे में बताता है वो? तीसरा छठा और 11वां जो है वो त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर ये तीसरा भाव? तीसरा भाव जो होता है मैंने आपको बताया जैसे ना आपने कि तीसरा भाव जो होता है आपका स्कूलिंग के लिए आपके आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का होता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपके साहस का होता है। आप कितना साहस कर सकते हैं किसी भी काम में, कितना आपके अंदर एग्रेशन है, वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है। और तीसरे भाव से आपके भाई बहन भी देखे जाते हैं। और तीसरे भाव का इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका, भाई बहन हो गए। और तीसरा भाव आपका इफर्ट्स का होता है, आप कितना इफर्ट्स किसी चीज में आपको लगते हैं। अगर तीसरे भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो आपके जो इफर्ट्स हैं वो कम लगेंगे। अगर तीसरे भाव में कहते हैं कि तीसरे भाव में जब राहु होता है या कोई खराब ग्रह होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो केंद्र, वो मैं आगे बताऊंगा आपको तो ज्यादा क्लियर होगा, कि केंद्र में जब शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। और जब खराब ग्रह जब त्रिक भाव में बैठे होते हैं तो वो अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे राहु 3 6 और 11 में बहुत अच्छे परिणाम देता है। मंगल भी 3 6 और 11 में अच्छे परिणाम देता है। वो इसलिए देता है कि ये जो है सब इफर्ट वाले ये सारे ग्रह ऐसे होते हैं जिनके अंदर ताकत होती है, अदम्य साहस होता है, अदम्य शौर्य होता है। तो ये सब भाव जो है उनमें आपको शौर्य चाहिए, आपको साहस चाहिए। तो जब आपके अंदर साहस होगा तभी आप इफर्ट्स कर पाएंगे, तभी आप मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। इसलिए ये ग्रह जब इन भावों में होते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देते हैं। इसका नजरिया ये है। और अगर यहाँ पर आपके अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो आपको चीजें तो आसानी से मिल जाएंगी, परंतु आप साहस नहीं कर पाएंगे, उतना इफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे। तो इसका दूसरा नजरिया ये है। ठीक है सर। और सर जो चौथा भाव है जो आपने स्कूलिंग
कूलिंग का बोला था या कुछ और बोला था, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन चौथा कर भाव दो। माता का है, सुख का है, आपके आपके घर का है। आपको जो घर में आते ही आपको चैन मिलता है, सुकून मिलता है, वो चौथे भाव से देखा जाता है। अगर चौथे भाव में मंगल बैठा है तो घर जैसे ही आप आओगे वैसे लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। आपको आपको ऐसा लगेगा यार घर से बाहर जब रहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, जब घर आ जाते हैं तो खराब लगता है। वही चौथे भाव में जब अच्छे ग्रह होंगे तो आप जब घर में आओगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको माता का सुख होगा, आपको घर का सुख होगा, कई सारे सुख। और जो आपकी बेसिक एजुकेशन होती है वो भी चौथे भाव से देखी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो और